ये बहुत बड़ा मिथ है कि लैंडस्केप फोटोग्राफी करने के लिए यू नीड टू गो टू एनी नॉर्दर्न रेंजेस, केरला या कोई यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया। लेकिन बिलीव मी गाइस, ये लैंडस्केप फोटोग्राफी आप अपने घर के पास अपनी लोकेलिटी पे भी कर सकते हैं। वट यू नीड टू नो इज द एंटायर प्रोसेस टू एग्जीक्यूट द लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड फ्यू एसेंशियल टिप्स। So guys, it's your layman photographer Amit, and without wasting much time, let's know a little, not a little, many things about the entire process of landscape photography. आपको शायद YouTube या Google पे टाइप करने से बहुत सारे अबाउट लैंडस्केप फोटोग्राफीज के आइडियाज़ मिल जाएंगे, लेकिन आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ अपने पिछले 10 साल की जितने भी एक्सपीरियंसेस अबाउट लैंडस्केप फोटोग्राफी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं और मेरे लैंडस्केप फोटोग्राफी को जो ग्रो करने के लिए हेल्प किया है, वो सारे टिप्स मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। सो टिप नंबर 1 इज़ ऑलवेज कैरी द एंटायर रेंज ऑफ फोकल लेंथ। मेरे हिसाब से 15 से लेके 300 mm तक फोकल रेंज कैरी करना चाहिए। देखिए, ये सब समझते हैं कि अगर हमारे पास एक वाइड एंगल लेंस हो गया जैसे कि 24-70 या 16-35, तो लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए अनफ रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी क्लासिक लैंडस्केप्स होते हैं, अगर आप किसी माउंटेन रेंजेस का फ़ोटो लेना चाहते हैं या बहुत दूर का चीज़ का कोई क्लोजअप लेना चाहते हैं, दैन यू नीड टू हैव अ 200 और मोर देन 200 mm लेंस। तो मेरे हिसाब से मैं जो कैरी करता हूँ, मैं तो 12 mm से लेके 500 mm तक कैरी करता हूँ। लेकिन अगर आप उतना भी कैरी नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास कुछ व्हीकल नहीं है इतने सारे सब चीज़ कैरी करने के लिए, देन माई सजेशन विल बी टू कैरी ए लेंस एटलीस्ट ऑफ 24-200 ऑल इन वन, जिसको बोला जाता है 24-200 या 24-240। जो मैन्युफैक्चरर को देख के उनके हिसाब से एक एक ऐसा लेंस आता है जो कि वाइड से लेके थोड़ा मिड जूम तक आराम से चले जाता है, और उसके साथ बस आपको एक प्राइम लेंस शायद जैसे कि 15 mm या 14 mm, और अगर आप 16-35 ले पाते हैं तो बस ये 2 लेंस अगर कैरी कर लेते हैं तो आपका लैंडस्केप फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेंसेज के साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यू नीड टू कैरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टोरेजेस। जैसे 64 GB के 3-4 कार्ड या 128 GB के 2 कार्ड आपको मस्ट कैरी करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके शॉट्स कैसे निकलने वाले हैं। अगर रात के समय पर ले रहे हैं तो 500, 600, 700 शॉट्स भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसा सिचुएशन ना आए कि आप जो आपका स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाए। तो ऑलवेज कैरी 2 to 3 पेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा SD कार्ड्स। टिप नंबर 2 इज़ ऑलवेज विजिट द प्लेस once or twice बिफोर द फाइनल शूट। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर लोकेशन आपको कुछ अच्छा मिल गया जहाँ पर वाटर बॉडी, माउंटेन रेंजेस या कुछ आपको ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लगते हैं, तो आप 1, 2 या 3 बार पहले जाके विज़िट कीजिए उसको। और जितने भी लाइट आवर्स है जैसे कि सनराइज़ हो गया, सनसेट हो गया, गोल्डन आवर हो गया, मिड डे हो गया, नाइट आवर्स हो गया, आप जाके एक बार एनालाइज कर लो, उसके बाद ही अपने फाइनल शूट पे जाओ। क्योंकि लैंडस्केप फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लाइटिंग, और लाइटिंग का कंडीशंस अगर सही ना हो तो फोटोज बहुत फ्लैट लगते हैं। टिप नंबर 3, चेक द वेदर फोरकास्टिंग। और वेदर का क्या सिचुएशन रहेगा आपको पहले से ही चेक कर देना है, और कोशिश करना है आपका जो लोकेशन है 1 से 1.5 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाइए, ताकि एनालाइज करने के लिए सुविधा होगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं लोकेशन पे 1 घंटे पहले पहुँचता हूँ, लेकिन वेदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है वो साथ नहीं देता है। तो ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे एस्ट्रो फोटोग्राफी के टूर में कि एक लोकेशन पे मैं 10-12 बार जाने के बाद ही मुझे वो फाइनल शॉट मिलता है। कभी क्लाइमेटिक कंडीशन साथ नहीं देता है तो कभी कुछ और। तो आप हमेशा अपने वेदर फोरकास्टिंग देख लीजिए, चाहे वो एक्यू वेदर हो या गूगल का हो या आईफोन यूज़र्स हो, तो आप उसको चेक करके आइए। टिप नंबर 4 इज never ever try to do solo traveling and capture landscape photography. Try to bring at least one companion with yourself.
इससे ये होता है कि अगर आपको कहीं जंगल वाले इलाके पे आपको अगर लैंडस्केप्स करना है तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अकेले कभी कभी डर भी लगता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप अपने लैंडस्केप शूट्स के लिए जाते हैं तो ब्रिंग एनफ वाटर एंड बेवरेजेस और फूड्स भी कैरी कर लीजिए, और अपने आप के ठंड के लिए विंटर क्लोथ्स या जो कुछ भी हो सके प्रोटेक्शन के लिए आप हमेशा कैरी करते रखिए। ब्रिंग एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स ऑल्सो। इससे क्या होता है, हमको पता नहीं रहता है, अगर हम वाटर बॉडी पे आसपास शूट कर रहे हैं और जैसे सीस्केप्स कर रहे हैं तो कभी कभी वेव्स के चलते हमारे कपड़े भीग भी जाते हैं और तब हमको चेंज भी करना पड़ता है। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही एसेंशियल रहते हैं। और फूड के लिए तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप अपने फूड को कैरी करके जाइए। अवॉइड जंक फूड। अगर आप अपने घर से कुछ नॉर्मल खाना लेके चलते हैं जो रात के समय तक चल जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग को रात के समय तक कभी कभी वेट करना पड़ता है और जंक फूड के कारण कभी कभी हम लोग का पेट खराब भी होता है। तो हमको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी रहता है उसके लिए। तो ऑलवेज कैरी फ्रेश फूड एंड एनफ वाटर फॉर योर एंटायर शूट पीरियड। टिप नंबर 5 इज बी पेशेंट एंड डोंट जंप इनटू द डायरेक्ट शूट। इसका साफ मतलब मैं आपको कहूँ तो आप लोकेशन पे जाते ही तुरंत कभी भी शॉट लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम वहाँ के ब्यूटी को देख के इतना एन्चैंट हो जाते हैं कि इतना हमको अच्छा लगने लगता है कि तुरंत हम लोग शूट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इन द मीन टाइम आपको बहुत सारे अच्छे चीज़ें भी मिस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि 1-1.5 घंटे पहले अगर आप लोकेशन पे पहुंचते हैं तो एंटायर अराउंड एरिया को जो है एक बार वॉक अराउंड कीजिए, एक बार लुक अराउंड कीजिए और फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटीज़ देखिए जहां पर लाइटिंग का कंडीशंस अच्छा हो, साइड लाइटिंग हो या नेचुरल के कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं लैंडस्केप्स करते वक्त। तो आप जाके कभी तुरंत शूट मत कीजिए, एरिया को अच्छी तरह से देखिए, लाइट को स्टडी कीजिए, उसके बाद अपना शूट स्टार्ट कीजिए। टिप नंबर 6 इज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर एवरी लैंडस्केप फोटोग्राफर, कंपोज इट एंड फ्रेम इट। अगर आप कंपोजिशन और फ्रेमिंग के ऊपर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तो ये आपके लिए सबसे ईजी रहेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा रहता है कि हम कभी कभी एक्साइटमेंट में आके कुछ भी फ़ोटोज़ ले लेते हैं जो अच्छा लगता है, लेकिन वो कंपोज ठीक से नहीं होता या वेल फ्रेम्ड नहीं होता है। तो आपको कंपोजिशन के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर मैं कंपोजिशन के बारे में बताऊं तो मेरे मैक्सिमम फ़ोटोज़ में जो बेसिक कंपोजिशन रहता है, गोल्डन रेशियो या उसको जो रिन्यू करके रूल ऑफ थर्ड्स कहा गया है, मैं उसको बेसिक यूज़ करता हूँ। मतलब आपको बस 2 हॉराइजेंटल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन को क्रॉस सेक्शन पे करना है तो 9 इक्वल पार्ट्स मिलता है, और हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे जैसे 4 इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पे अपने आप को आपके सब्जेक्ट को प्लेस करना है। और जो रूल ऑफ थर्ड रहता है आइदर स्काई और फोरग्राउंड, आपको रूल ऑफ थर्ड पे प्लेसमेंट हमेशा करना पड़ता है। ये हो गया बेसिक रूल। और जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी फोटोग्राफी में वो होता है लीडिंग लाइंस और एस कर्व। आप मेरे जितने भी फ़ोटोज़ देखेंगे, मैक्सिमम फ़ोटोज़ पे आप देखिए कुछ ना कुछ कहीं पर लीड करते जाता है। आँख आपका लीडिंग लाइन में हेल्प ये रहता है कि आपका आँख ठीक सब्जेक्ट तक लीड कर पाता है। सिमिलरली मेरे फ़ोटोज़ पे आप कर्व्स भी देख सकते हैं, जैसे एस कर्व्स रहता है। तो ये 2 चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद एक और कंपोजिशन में यूज़ करता हूँ बैलेंस्ड या रिफ्लेक्शन के टाइम पे, तो 50-50 रिफ्लेक्शन रहता है, मिडिल पे फ्रेम रखता हूँ मैं, और दोनों रिफ्लेक्शन का टाइप का इमेजेस रहता है। जैसे कि मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया था प्रीवियसली कि एक फ़ोटो मेरा सिलेक्ट हुआ था 2018 में, निकॉन में फीचर्ड हुआ था, जो कि अभी आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इसे भी बैलेंस फोटोग्राफी कहा था। तो मैक्सिमम ये 3 कंपोजिशन रूल मैं यूज़ करता हूँ। और फ्रेमिंग में मैं फ्रेम हमेशा एज क्लोज एज पॉसिबल रखता हूँ, फ्रेम को भरने की कोशिश करता हूँ, आइदर भरने की कोशिश करता हूँ या फिर इतना नेगेटिव स्पेस देता हूँ कि आपका जो आँख है डायरेक्ट सब्जेक्ट पे जाएगा और मिनिमल रहेगा, तब एक छोटा पॉइंट पे ही सब्जेक्ट रहेगा और बाकी सब ब्लैंक रहता है। तो ये हो गए मेरे कंपोजिशन और फ्रेमिंग के टिप्स। टिप नंबर 7 इज़ ऐड सम काइंड ऑफ फोरग्राउंड टू द एंटायर इमेज। अगर आप लैंडस्केप्स कर रहे हैं तो ये अभी एसेंशियल हो गया। अगर हम फोरग्राउंड पे कुछ ऐड नहीं करते हैं तो फ़ोटो बिल्कुल एक आम शॉट ही लगता है। तो कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ फोरग्राउंड पे ऐड कर लें, 1/3 जो क्वार्टर पे होता है वहाँ पर, जैसे कि रॉक्स हो गया
या फिर पेड़ पौधे कुछ हैं, या फिर कुछ भी अगर आप एक डिटेल्ड वाला एलिमेंट यूज़ करते हैं, मतलब जो नेचुरली फॉर्म रहता है, चाहे वो वाटरफॉल में यूज़ कर रहे हो या कोई लैंडस्केप्स कर रहे हो आप, या फिर मेरे आप एस्ट्रो शॉट्स में भी देखेंगे मैं अपने फ़ोटोज़ में फोरग्राउंड कुछ ना कुछ तो यूज़ करता ही हूँ। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ना ही बिल्कुल सेफ़ रहेंगे एज अ लैंडस्केप फोटोग्राफर, बट आपका फोटोग्राफ जो है कुछ वो स्टोरी भी बताता है बिल्कुल, और आपका जो फ़ोटो है एक स्टेप ऊपर हमेशा रहेगा नॉर्मल फ़ोटोज़ से। टिप नंबर 8 इज़ always carry an additional equipment like shutter release cable, a tripod and few ND filters। होता क्या है, कई लोग ट्रैवल और लैंडस्केप फोटोग्राफर के बीच में कंफ्यूज कर जाते हैं। एक ट्रैवल फोटोग्राफर लैंडस्केप फोटोग्राफर हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर लैंडस्केप फोटोग्राफर कभी ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसी से ही हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। लैंडस्केप पे हम फाइन आर्ट भी करते हैं, प्रॉपर लैंडस्केप करते हैं। ट्रैवलर क्या करता है, हर जगह ट्रैवल करके एक ही मतलब कैमरा उसके हाथ पे रहता है, जो कि वो भी बहुत ही क्रिटिकल रहता है ट्रैवल फोटोग्राफर बनना, और जो सामने आए वो ट्रैवल का फ़ोटोज़ लेते जाता है। लेकिन लैंडस्केप फोटोग्राफ उससे ज़्यादा और थोड़ा क्रिटिकल रहता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है, प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, और प्रॉपर जो सीज़न होता है उसके सीज़न पे ही आप वो एक फ़ोटो को अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तभी हो सकता है, और उसके लिए हमें लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए होता है, और कुछ इक्विपमेंट जैसे कि ट्राइपॉड चाहिए होते हैं। जैसे कि नाइट टाइम का शॉट ले रहे हैं या लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हैं तो हमें ट्राइपॉड होना तो मस्ट ही है, क्योंकि विदाउट ट्राइपॉड फ़ोटो शेकी हो सकते हैं, ब्लरी हो सकते हैं। उसके साथ शटर रिलीज़ केबल भी हम लोग को चाहिए होता है। हालांकि अभी आजकल स्मार्टफोन के साथ ईजीली पेयर हो जाते हैं कैमरा, तो हम एज अ शटर रिलीज़ केबल अपने स्मार्टफोन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ एक शटर रिलीज़ केबल यूज़ करना, क्योंकि विदाउट टचिंग द कैमरा मैं अपने शटर को प्रेस कर सकता हूँ, जिससे कि वाइब्रेशन कैमराज में भी कम होते हैं और शेकीनेस भी कम हो जाते हैं। और तीसरे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक लैंडस्केप फोटोग्राफर को बाकी सब जॉनरे ऑफ फोटोग्राफी से अलग करता है वो है यूज़ ऑफ ND फिल्टर्स। ये ND फिल्टर्स एक काइंड के फिल्टर होते हैं जो कि आपके एक्सपोजर टाइम को बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। मतलब वो आपको अलाउ करता है आपके शटर को और ज़्यादा ड्यूरेशन तक ओपन करने के लिए, जिससे कि फाइन आर्ट काइंड ऑफ फोटोग्राफी निकल पाते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं सीस्केप्स करने पे, या फिर एक मूडी लैंडस्केप करने पे, या फिर वाटरफॉल्स की फ़ोटो लेने के लिए। तो ये 3 चीज़ें तो एसेंशियल होते ही हैं, और अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ोटोग्राफी को बढ़ाते बढ़ाते इन चीज़ों को भी एक्वायर करने की कोशिश कर लीजिए। टिप नंबर 9 इज़ about the settings। There are few settings which I think is most essential to carry or to execute a landscape photo। जैसे कि मैं अपने आजकल के स्टाइल पे पहले मैं फ्लैट पे रखता था प्रोफाइल पे, अपना जो पिक्चर प्रोफाइल होता है, तो उससे मुझे थोड़े डायनामिक रेंज मिलते थे, तो पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहता था। लेकिन आजकल मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ ब्रैकेटेड फ़ोटोज़ लेने में, जिसे HDR भी बोला जाता है, टू गेट द मोस्ट डिटेल आउट ऑफ द फोटो। उससे क्या होता है, आप एक अंडर एक्सपोज फ़ोटो, एक प्रॉपरली एक्सपोज फ़ोटो और एक ओवर एक्सपोज फ़ोटो लेते हैं, जिससे कि अंडर एक्सपोज फ़ोटो से आपका स्काई रिकवर हो जाता है, जैसे कि सन जो ब्राइट एरिया है वहाँ से रिकवर हो जाता है, और ओवर एक्सपोज फ़ोटो से जो अंडर एक्सपोज एरिया रहता है जैसे कि शैडोज़ एरिया, वो रिकवर हो जाता है। दूसरा चीज़ है, आप हमेशा अपने नॉइज़ रिडक्शन को ऑफ रखिए। लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन, हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन को हमेशा ऑफ रखिए, एंड ऑलवेज ट्राई टू शूट एवरीथिंग इन मैनुअल मोड। ऑटो पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट रहता है, जैसे कि लॉन्ग एक्सपोजर टाइम पे करते वक्त, तो अगर आप मैनुअली कंट्रोल करके रखेंगे तो ISO को कम करके शटर स्पीड को ज़्यादा बढ़ा के आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ISO एट द बेस ISO। जैसे मेरा कैमरा मैं यूज़ करता हूँ तो ISO 64 इज़ माई बेस ISO। बहुत सारे कैमरास पे 100 ISO पे रखते हैं। ट्राई कीजिए उसी ISO पे शूट करने के लिए। रैदर अगर आपको एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए तो ट्राइपॉड पे रख के आप शटर स्पीड को ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज शूट इन रॉ। आपको रॉ में ही ज़्यादा सबसे इंफॉर्मेशन रहता है, जिससे कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ ट्राई टू शूट एट f8 to f11।
अगर आप F16 पे भी जा सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि F16 पे मैं F16 पे शूट क्यों नहीं करता हूँ। तो आप F8 से F11 पे यूज़ कीजिए अपने लैंडस्केप्स के लिए, अनलेस अगर आप एस्ट्रो करते हैं तो F4 या F2.8 या उससे भी वाइडर एपर्चर यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग एक और चीज़ भी है, ऑलवेज यूज़ हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम ही हम लोग को बचा सकता है कि एक ओवर एक्सपोज फोटो या अंडर एक्सपोज फोटो से। हिस्टोग्राम से ही हमको पता चलता है कि हम लोग के शैडोज क्रस्ट नहीं हो रहे हैं या फिर हाइलाइट्स जो है वो ज़्यादा क्लिप नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग के प्रॉपर एक्सपोज फोटो लेने के कारण एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है और जो ब्राइट एरिया होता है वो कभी कभी रिकवर नहीं हो सकता है इवन आफ्टर यूजिंग रॉ फाइल्स। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए हिस्टोग्राम को यूज़ करके अपने एक्सपोज को, अपने जो फोटो को है प्रॉपरली एक्सपोज कीजिए। एक और चीज़ है, बहुत सी छोटा चीज़ है लेकिन लैंडस्केप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, अपने हॉराइजन को हमेशा स्ट्रेट रखना, हॉराइजेंटली, जैसे कि वर्चुअल हॉराइजन होता है। हम बाद में क्यों उसको पोस्ट प्रोडक्शन में उसको हॉराइजन को सीधा करेंगे क्रॉपिंग करके, उससे अच्छा है कि हर कैमरे पे एक इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल हॉराइजन रहता है, उसको एनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि आपका हॉराइजन हमेशा सीधा रहना चाहिए। या फिर अपने ट्राइपॉड पे कुछ बबल्स रहते हैं, बबल को अगर आप सेंटर पे रखते हैं तब भी आपका हॉराइजन स्ट्रेट रह सकता है। टिप नंबर 10 एंड प्रोबेबली द फाइनल टिप इज यूज ऑफ हाइपर फोकल डिस्टेंस और स्टैकिंग। अब आप पूछेंगे कि हाइपर फोकल डिस्टेंस होता क्या है। वेल, मैं बता दूं, अगर आप कभी पॉइंट एंड शूट कैमरा यूज किए होंगे या फिर अपने स्मार्टफोन पे प्रो मोड आने से पहले हम जहां पर भी शूट करते थे एक एक्सेप्टेबल शार्पनेस रहता था या फोकस रहता था, तो वही हाइपर फोकल डिस्टेंस होता है। मतलब एक फोकल डिस्टेंस के बाद सारा एक्सेप्टेबल फोकस रेंज के अंदर आ जाता है। इसलिए हम कभी कभी F16 रख के लैंडस्केप्स पे फ्रंट से लेके लास्ट तक हम फोकस रखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है F16 पर डिफ्रैक्शन स्टार्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो लाइट और इन्फॉर्मेशन है वो स्कैटर होके आते हैं, तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लॉस हो जाते हैं और शार्पनेस इवेंचुअली कम हो जाते हैं। तो आजकल मैं हाइपर फोकल डिस्टेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, रादर न्यू जनरेशन कैमरा पे स्टैकिंग मोड इजीली हो गया है। तो स्टैकिंग पे करता क्या है, इनबिल्ट स्टैकिंग पे वो फोरग्राउंड से लेके पूरे बैकग्राउंड तक 7 या 8 शॉट लेता है से एट एपर्चर F8। मैं जो F16 यूज़ करने वाला था अभी F8 यूज़ करके मैं फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक 7-8 शॉट लेता हूँ और उसको फाइनली फोटोशॉप के ज़रिए स्टैक कर देता हूँ। इससे होता क्या है, एक तो शार्पनेस रिटेन रहता है और फोकस जो भी है वो फ्रंट से लेके पूरे बैकग्राउंड तक सब कुछ फोकस रहता है। तो ये था मेरे सबसे जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ अपने लैंडस्केप फोटोग्राफी करने के लिए। ये 10 टिप आपको बेहतरीन लैंडस्केप फोटोग्राफर बना ही देगा। एक और बोनस टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसको मैं अपने आप में नाम दिया हूँ मैजिकल टिप, क्योंकि ये मैजिकल टिप यूज़ करके मैं बहुत सारे मैजिकल मोमेंट भी पाता हूँ। जैसे कि मॉनसून के टाइम पे या समर के टाइम पे अगर बारिश होता है तो आपको तुरंत निकल जाना है, क्योंकि समर के टाइम पे बारिश होना नॉर्मल बात नहीं है। तो आप समझ लो कि उस टाइम पे कुछ क्लाउड्स भी ऐसे दिखेंगे और पॉसिबली आपको रेनबो भी मिल जाएंगे, क्योंकि सनलाइट भी रहता है और रेनबो रिफ्लेक्शन, जब वाटर पर रिफ्लेक्शन गिरता है तो रेनबो भी आता है, तब आपको एक मैजिकल फोटो मिल सकता है। विंटर के टाइम पे अगर आप जाएंगे, सुबह के टाइम पे आपको अगर क्लियर स्काई है तो जैसे भी हो निकलना है, क्योंकि हेज के साथ जब सनलाइट आता है पानी के ऊपर मिस्ट बना रहता है, वो लाइट भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसी तरह के मॉनसून के टाइम पे भी अगर लाइट दिख जाता है, डार्क क्लाउड्स हैं और उसके बाद सन रेज आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी ये रहता है कि कॉटन क्लाउड्स मिलेंगे और वाइट कॉटन क्लाउड्स के साथ ब्लू स्काई। और अगर गोल्डन आवर के टाइम पे अगर आप फोटो लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैजिकल फोटो मिल सकता है। तो ये था आज का सेशन जो मेरे 10 साल के एक्सपीरियंसेस पे मैंने जो भी सीखा है, मैंने कोशिश की थोड़ी थोड़ी आपको शेयर करने के लिए।
हालांकि अगर आप इसको ध्यान से अगर फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे के साथ कह सकता हूँ कि आपको फ़ोटोज़ अच्छे मिल जाएंगे। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, बेशक जा सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, आपको फ़ोटोज़ वहाँ के और भी बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर मेरी तरह बंदे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अपने आसपास के लोकेलिटी को एक्सप्लोर करके वहाँ से बेस्ट फ़ोटो निकालना, तो शौक से आप अपने घर के पास ही जगह पहले जाइए, जगह को एक्सप्लोर कीजिए और जहाँ पर लैंडस्केप का अपॉर्चुनिटी दिखता है आप वहाँ पर फ़ोटोज़ निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो आप बताइए, ये वीडियो जो आज मैंने बनाया एक छोटी सी कोशिश थी आपको अबाउट लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी बताने के लिए, आपको कैसा लगा? और अगर आपको मेरे वीडियोस के थ्रू से कुछ हेल्प हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार भी आ रहे देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना पॉसिबल हो सके लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ आपके लिए ऐसे वीडियोस बना के। तो शेयर भी कीजिए। So it's your layman photographer Amit signing off and take care.